Hello and welcome once again to my YouTube channel, the SNS Cricket Diaries. As usual, guys, I'm always trying to find and invite guests who are extreme legends in the sport of cricket in terms of not just playing but also in terms of covering. और आज मेरे साथ एक महत्वपूर्ण इंसान हैं जिन्होंने क्रिकेट के जर्नलिज्म में बहुत नाम कमाया है और बहुत सालों से उनका अनुभव रहा है क्रिकेट में। मेरे साथ हैं अभी वरिष्ठ पत्रकार संजय किशोर जी। संजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस शो पे आने का। Thank you, Siddharth, for inviting me. संजय जी का एक्सपीरियंस, जैसे मैंने कहा कि बहुत सालों से, मोर देन 25 years ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन द फील्ड ऑफ जर्नलिज्म एज स्पोर्ट्स एडिटर एट एनडीटीवी। और उनके जो कॉलम्स और राइटिंग्स होते हैं उसमें बहुत ही एक शार्प और इंसेसिव वे ऑफ राइटिंग और इन्फॉर्मेशन पता लगता है। तो मैं यही आशा करता हूँ संजय जी, कि आज के इंटरव्यू में भी आप उसी शार्पनेस के साथ बात करेंगे और बहुत ही कुछ ऐसे इश्यूज है जिसके बारे में मैं आपसे आपसे बात करना चाहता हूँ। तो इसलिए फिर से बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस शो पे आने का। तारीफ के लिए शुक्रिया सिद्धार्थ। इतनी तारीफ के हकदार मैं हूँ नहीं। एक्सपीरियंस जरूर है 25 सालों का। मैं लिखने में ज्यादा मतलब बेहतर खुद को फील करता हूँ, एक्सप्रेस ज्यादा बेहतर कर सकता हूँ। हम्म। हालांकि मैंने टेलीविजन में काम किया, फिर भी मैं ये कह रहा हूँ कि लिखने में मैं ज्यादा बेहतर अपने को फील करता हूँ। फिर भी मैं आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करूंगा, अपने अनुभव को साझा करने की कोशिश करूंगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका संजय जी। तो सबसे पहले तो संजय जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जो अभी हाल ही में हमने देखा है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। और पिछले साल उन्होंने T20 से संन्यास लिया था, T20 इंटरनेशनल से। और अभी टेस्ट क्रिकेट जो बहुत ही ज़्यादा एक, स्पेशली अगर हम विराट कोहली की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा एक एक शॉक जैसा आया था, क्योंकि हमें ये आशा थी कि विराट कोहली आगे जाके कम से कम टेस्ट सीरीज में तो खेलेंगे। रोहित शर्मा का थोड़ा सा फिटनेस का एक कंसर्न था। तो इन दोनों के रिटायरमेंट्स को आप कैसे देखते हैं? आपको शॉकिंग लगा या फिर आपको लगा कि ये अनएक्सपेक्टेड लाइंस हैं? देखिए सिद्धार्थ, रोहित शर्मा का तो शॉकिंग नहीं लगा था, क्योंकि लग रहा था कि वो क्रिकेट को छोड़ेंगे, क्योंकि फिटनेस, शरीर भी उनका साथ उतना नहीं दे पा रहा है जिस तरह पहले दिया करता था। हालांकि जो पिछले सीरीज थी इंग्लैंड में, उन्होंने सबसे अच्छी बैटिंग की थी। उनका रिकॉर्ड सबसे अच्छा था, विराट कोहली से भी बेहतर था। विराट कोहली की रिटायरमेंट को जरूर मैं शॉकिंग मानूंगा, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने फॉर्म में हाल में वापसी की है, आईपीएल में आपने देखा होगा किस तरह का परफॉर्मेंस उन्होंने किया, अपनी टीम को चैंपियन बनाया। हालांकि उसके पहले टेस्ट टीम का ऐलान हो चुका था, फिर भी विराट कोहली जैसे खिलाड़ी में अभी मुझे लगता है कि वो कम से कम 2 साल और खेल सकते थे, क्योंकि उसमें पोटेंशियल है। और इंग्लैंड में आपको ऐसे बल्लेबाज की जरूरत थी, और एक अनुभवी बल्लेबाज की जरूरत थी जो टीम को समझे, विरोधी टीम को समझे, वहां की परिस्थितियों को समझे, वहां के हालात को समझे, वहां के पिच को समझे, विरोधी टीम की रणनीतियों को समझे। उस वो समझने वाला इस वक्त टीम में कोई नजर तो नहीं आता। हालांकि केएल राहुल और ऋषभ पंत जैसे खिलाड़ी हैं जिन्हें अनुभव है इंग्लैंड में खेलने का। लेकिन विराट कोहली का जाना बिल्कुल मुझे आश्चर्यजनक लगा, पूरी दुनिया को लगा। कई बार तो मतलब बैक में खबर चलती है कि वो शुभमन गिल के अंडर में नहीं खेलना चाहते थे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई बात होगी, क्योंकि वो, आपने देखा होगा कि विराट कोहली किसी भी कप्तान के अंडर में खेलने को वो तैयार रहते हैं, चाहे वो आईपीएल हो, चाहे वनडे हो या T20 हो। उन्हें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। और मुझे लगता है कि कोई ना कोई यहाँ पर उनके साथ राजनीति हुई है, या फिर मेंटली वो खुद को फटीग महसूस कर रहे होंगे। रवि शास्त्री ने तो यहाँ तक कहा था कि वो न्यूजीलैंड के दौरे के बाद ही उन्हें वो कप्तान बना देते। तो ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है विराट कोहली को लेकर। बिल्कुल। और जैसे अभी कुछ टाइम पहले ये रिपोर्ट्स भी आए थे खबरों में कि रोहित शर्मा ने एक विनती की थी सेलेक्टर से कि आप मुझे पहले दो, या पहले, आई थिंक हाँ, पहले दो टेस्ट खेलने दें श्रृंखला के, और उसके बाद आप मेरा फॉर्म देख के या तो आप मुझे हटा सकते हैं, या ऐसा ऐसा मैंने खबरों में पढ़ा था। बट सेलेक्टर्स जो चयनकर्ता थे उन्होंने उन्होंने इस बात को नहीं माना। उनके उनके ओपिनियन में ये था कि एक कैप्टन अगर हो तो वो पूरे श्रृंखला के लिए उसको हमें सेलेक्ट करना होगा। तो कहीं ना कहीं आप देखते हैं संजय जी, कुछ सॉर्ट ऑफ
एक वो लोग जो गए हैं दोनों, थोड़ा सा एक मन में खटास लेके गए हैं, या फिर आपको लगता है कि उन्होंने उनको उनको किसी ने पुश किया है टुवर्ड्स रिटायरमेंट, या फिर आपको लगता है वो अपने मन से ही गए हैं? नहीं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो रोहित शर्मा ने जो अपनी डिमांड रखी थी या विचार रखे थे, मैं कहूंगा डिमांड तो नहीं कर सकते, बोर्ड इतना शक्तिशाली है, उसके सामने कोई भी खिलाड़ी डिमांडिंग पोजीशन में तो नहीं होता है। क्योंकि आपने देखा होगा विराट कोहली जैसे खिलाड़ी को भी उन्होंने किस तरह से हटाया था, हम्म। वनडे से कप्तानी छीनी थी, तो डिमांड उन्होंने नहीं की होगी, जरूर एक अपना ख्याल रखा होगा, अपने विचार रखे होंगे कि हमें 2 टेस्ट मैच खेलने दो, और एक एक दूसरा अगर अच्छा नहीं खेल पाऊं तो आप दूसरे टेस्ट को आप मुझे फेयरवेल टेस्ट के रूप में दे सकते हो। हम्म। मैंने बाद में सुना है कि विराट कोहली को भी उन्होंने ऑफर किया था बाद में, हम्म। दोनों खिलाड़ियों को एक फेयरवेल टेस्ट देंगे, लेकिन हम्म। जो मैंने सुना है, कंफर्म तो नहीं कर सकता, कि दोनों ने ठुकरा दिया था बाद में ऑफर को। हम्म। तो खटास तो है कहीं ना कहीं, क्योंकि हम्म। विराट कोहली तो बिल्कुल खेल सकते थे 2 साल, बड़े बड़े दिग्गज कर रहे हैं, सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं, वो हम्म। आसानी से 2 साल खेल सकते थे। क्योंकि हमने देखा था संजय जी कि ऑस्ट्रेलिया की श्रृंखला के बाद बहुत जल्द वो दिल्ली आए थे, फिरोजशाह कोटला में उन्होंने एक एक रणजी ट्रॉफी का मैच खेला। और रोहित शर्मा भी जो उनके बस संन्यास की खबर से कुछ दिन पहले आई थिंक ये खबर था कि उनको इंडिया ए टीम में रखेंगे प्रैक्टिस के लिए। तो ये बहुत ज़्यादा एक एक आश्चर्यजनक न्यूज़ था कि दोनों रिटायर हो रहे हैं। और ये बहुत बड़ा एक एक होल पैदा करता है, बहुत बड़ी एक छेद है हमारे बैटिंग में। तो बट बिफोर आई गो हेड और हम आगे की बात करें, संजय जी, आप अगर हम लेगेसी की बात करें तो रोहित शर्मा और विराट कोहली की क्या लेगेसी मानी जाएगी टेस्ट क्रिकेट में? स्पेशली विराट कोहली, क्योंकि हम भारत में हम नंबर्स में हम बहुत रहते हैं, और 10,000 रन एक बल्लेबाज के लेगेसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, और विराट कोहली उससे छूट गए हैं। तो यू थिंक उन वो 10,000 रन नहीं पूरे कर पाए, उस वजह से उनकी लेगेसी पे एक एक छोटा सा धब्बा लगेगा, या फिर आपको लगता है कि विराट कोहली स्टिल हैज रिटायर्ड एज वन ऑफ द ग्रेट्स ऑफ टेस्ट क्रिकेट? देखिए, धब्बा तो नहीं कहेंगे, एक अफसोस उनके मन में होगा, उनके प्रशंसकों के मन में होगा कि वो 10,000 रन पूरे नहीं कर पाए। अब 2019 तक आपने देखा होगा उनका करियर बिल्कुल उठान ऊपर की ओर जा रहा था, और हर दूसरे मैच में वो शतक बना रहे थे। लेकिन 2000 जो कोविड आया उसके बाद से जो उनका लय टूटा है, उसमें फिर वो वापसी नहीं कर पाए, और मेरे ख्याल से मानसिक तौर पे वे काफी परेशान रहे। मैं इस बिना पे कह रहा हूँ कि वे बार बार धार्मिक स्थलों पर जाते थे। मैं इस बात का बुरा नहीं मानता हूँ कि कहीं आप पूजा पाठ या धर्म में यकीन नहीं करें, लेकिन कहीं ना कहीं एक दर्शाता है, आपने देखा होगा कि जब भी आदमी परेशान होता है तो ज्यादा भगवान याद आते हैं। तो कहीं ना कहीं मानसिक तौर पर वे परेशान थे, और ये परेशानी कैसी थी, अब बोर्ड के अंदर की राजनीति के कारण परेशान थे, या आम जिंदगी में कुछ उनके चल रहा था उससे परेशान थे? आम जिंदगी में तो कोई परेशानी नजर नहीं आती, कम से कम बाहर से, लेकिन वो परेशानी थी उनके साथ। और फॉर्म को लेके ही लगातार अगर शतक नहीं बना पा रहे थे 19 के बाद, तो वो भी एक दिमाग पर उनके असर कर रहा होगा। हम्म। तो एक चारों तरफ से मिलकर वे कोई मानसिक तौर पर परेशान हो तो वो ज्यादा दिक्कत करता है। हम्म। क्योंकि क्रिकेट या कोई भी गेम एक माइंड गेम है, वो आप जब तक दिमाग दुरुस्त नहीं, आपका दिमाग मनोबल आपका मजबूत नहीं है, काफी दिक्कत होती है। शारीरिक बीमारी तो ठीक हो जाती है, जल्दी हील हो जाता है, लेकिन जो मानसिक तौर पे आघात लगता है या परेशान होता है, उस वक्त आदमी पूरी तरह पर फ्लॉप करने लगता है। तो वही उनके साथ हुआ था। मैं यही मानता हूँ कि मेंटली वो जो पीस जोन था, वो पीस जोन में शायद वो नहीं थे, जो क्रिकेटर के लिए बहुत जरूरी होता है। हम्म। और रोहित शर्मा के टेस्ट क्रिकेट को और टेस्ट करियर को अगर आप देखें तो उसको कैसे आंकेंगे आप, संजय जी? क्योंकि उन्होंने एक एक बहुत लेट शुरुआत की टेस्ट क्रिकेट में, 2013 में उन्होंने डेब्यू किया, जबकि 2010 में अगर हमारे दर्शकों को याद होगा वो टेस्ट मैच स्क्वाड में थे, बट लास्ट मोमेंट में उनको एक इंजरी हो गई थी, और रिद्धिमान साहा ने डेब्यू किया था। तो 2013 में उन्होंने शुरू किया, बहुत ही शानदार शुरुआत की, शतक लगाए,
उसके बाद बहुत टाइम तक उनका करियर ऐसे ही चलता रहा इधर उधर। फिर 2019 में जब उन्होंने ओपनिंग करना शुरू किया, फिर 2021 में आई थिंक उनका पीक आया जो इंग्लैंड में हमने देखा एज एन ओपनर। और फिर इंडिया में आके उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रन्स बनाए ऐसी पिचों पे जहाँ पे बाकी सब बल्लेबाज बुरी तरह से फेल हो रहे थे। तो बट अल्टीमेटली देखें उनका करियर, तो आप उसको टेस्ट करियर को आप कैसे आंकेंगे, और रोहित शर्मा को अमंग द ग्रेट इंडियन टेस्ट बैटर्स में आप रखेंगे या नहीं? बिल्कुल रखेंगे, क्योंकि उन्होंने दो दो वर्ल्ड कप जिताए हैं, भले ही टेस्ट में भारत टेस्ट चैंपियनशिप में नहीं जीत पाया है अभी तक। हम्म। लेकिन विराट कोहली देर से उनके मौके मिले, उनकी एक छवि जो बन गई थी कि वे वनडे या T20 के प्लेयर हैं, उससे उनको थोड़ा नुकसान हुआ, और समय पे उन्हें सही समय पे चांस नहीं मिला। जैसे विराट कोहली को अंडर 19 के बाद चांस मिलते चले गए, अंडर 19 हम्म। वर्ल्ड कप जीतने के बाद सही समय पे विराट को सही मंच मिला, ये मैं कहूंगा, जो रोहित शर्मा को नहीं मिला। उनमें हम्म। टैलेंट भरपूर थी, भरपूर है, लेकिन कई बार कहा जा सकता है अनुशासन में कमी थी। हम्म। खास करके जो फिटनेस की बात होती है, तब हम्म। वहां अनुशासन आ जाता है। और हम्म। उनको आप जानते ही होंगे हम्म। उनको बर्गर नाम दिया गया था, या फिर तो हम्म। इस तरह की एक जो परसेप्शन बन जाता है लोग, तो परसेप्शन का बहुत महत्व है। आम हम्म। जीवन में भी, किसी भी फील्ड में एक परसेप्शन का बहुत ज्यादा महत्व है। उस परसेप्शन को तोड़ते तोड़ते काफी देर हो गई, लेकिन जब आए रोहित शर्मा, तो उन्होंने अपने 21 की बात करेंगे, लॉर्ड्स में उन्होंने शतक बनाया था, और सबसे ज्यादा रन उन्हीं का था, विराट कोहली, हम्म। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था। जहां हम्म। तक मुझे याद है, उस श्रृंखला में सबसे ज्यादा रन रोहित शर्मा ने ही बनाए थे। तो हम्म। हाँ, देर से आए लेकिन दुरुस्त आए थे, लेकिन जल्दी चले गए, एक साल और वो भी खेल सकते थे, मुझे जहां तक लगता है। लेकिन हम्म। फिर वही बात होती है कि आप नई पौध को कब तक रोकेंगे। नई हम्म। पौध को, आपने 10 साल 15 साल क्रिकेट खेल लिया, हम्म। आपने अपना सर्वश्रेष्ठ दे दिया, बेस्ट हम्म। दे दिया, उसके बाद दूसरों के लिए भी जगह छोड़नी चाहिए। जहां तक ऑस्ट्रेलियन प्लेयर होते हैं या फिर इंग्लैंड के होते हैं, ये सब एक समय के अनुसार, समय के बाद टेस्ट छोड़ देते हैं, क्रिकेट Yeah. छोड़ देते हैं, ताकि हम्म। नई पीढ़ी जो विरासत है उसको आगे ले जाए। भारत में थोड़ा लंबा खींचने की प्रवृत्ति हम्म। रही है शुरू से ही, कोई भी खिलाड़ी हो, चाहे महेंद्र हम्म। सिंह धोनी हो, हम्म। चाहे गावस्कर ही क्यों ना हो, कपिल हम्म। देव ही क्यों ना हो, सबने अपने करियर को जितना ज्यादा खींच सका खींचा। हम्म। ये आपने बहुत ही एक महत्वपूर्ण बात की है संजय जी, बिकॉज हम देखें बहुत सारे हमारे ग्रेट्स, इवन सचिन तेंदुलकर को जी ऐसा लगता है, मतलब अब तो हम उनको ऑब्वियसली ग्रेट मानते हैं, बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो उनका लास्ट 1 ईयर था टेस्ट क्रिकेट में, ऐसा लगा कि, और इवन इंटरनेशनल क्रिकेट में ऐसा लगा कि बहुत देर कर दी उन्होंने। और धोनी का भी ऐसा था। विराट कोहली के साथ मेरे को ऐसा लगता है संजय जी कि ऑल्दो उनका आप 2020 से लेके 25 तक का रिकॉर्ड अगर आप देखें तो बहुत ही बुरा था, तो उस हिसाब से तो उनको उनको टीम से हटाना चाहिए था मे बी 1 साल या 2 साल पहले। बट ऑब्वियसली वो विराट कोहली है, ब्रांड है, ग्रेट बैट्समैन भी हैं, तो उस वजह से चयनकर्ताओं में वो मेरे ख्याल से वो मादा नहीं थी कि उनको उनको निकाल सके। बट एट द सेम टाइम जब अभी वो रिटायर हुए हैं, वो शॉकिंग भी लगता है, क्योंकि ऐसा लगता है जैसे आपने कहा कि फिटनेस के हिसाब से उनके पास और 2-3 साल थे खेलने के लिए। बट अगर आप उनका रिकॉर्ड देखें लास्ट पिछले 5 साल में, तो बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था रिकॉर्ड। तो उस हिसाब से ऐसा लगता है कि उनको मे बी शायद रिटायरमेंट ठीक है, अब और नहीं बना पा रहे हैं। तो आई थिंक ये बहुत टफ कॉल है। बट लेगेसी जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि विराट कोहली और रोहित शर्मा एक बहुत महान बल्लेबाज में से हैं और इंडिया के लिए। और आई थिंक सचिन तेंदुलकर के बाद उन दोनों ने आई थिंक इंडियन बैटिंग को और आगे ले गए, और इसीलिए अब इस टाइम पे बात करना ये ज़रूरी है संजय जी अबाउट शुभमन गिल। मुझे लगता है संजय जी दैट इन अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम नाउ पहली बार ऐसा हुआ है कि हमने एक ऐसे खिलाड़ी को हमने कप्तान बनाया जिन पे हम 100% श्योर नहीं है इन टर्म्स ऑफ वो कैसे डिलीवर करेंगे, क्योंकि उन्होंने अभी तक 35 टेस्ट मैच में बहुत ज़्यादा कुछ खास किया नहीं है। उनकी एवरेज भी अराउंड 32-33 की है। तो मेरे ख्याल से अगर आप देखें पिछले 20-25-30 साल में पहली आई थिंक पहले ऐसे कप्तान होंगे जिन पे एक यूनानिमस एक सॉर्ट ऑफ डिसीजन नहीं है कि हाँ ये ही डिजर्व्स टू बी या ही विल बी। बिकॉज हम जनरली हमारे परसेप्शन में ये है बेस्ट बैटर को आप कप्तान बनाओ। तो उस हिसाब से देखा जाए तो अभी के टाइम पे प्रोबेबली केएल राहुल या ऋषभ पंत ज्यादा डिजर्व करते थे, या फिर आपको लगता है कि शुभमन गिल इज अ डिजर्विंग कैंडिडेट और उनको टाइम देना चाहिए?
और देखिए, अगर मैं चयन करता होता तो मैं जसप्रीत बुमराह को कप्तान बनाता, लेकिन बुमराह ने खुद ही कहा है कि वे पूरी श्रृंखला के लिए उपलब्ध नहीं है, तो इसको चयनकर्ताओं ने ध्यान में रखकर बागडोर शुभमन गिल को सौंपी है। हम्म। शुभमन गिल पर दांव लगाया है चयनकर्ताओं ने, क्योंकि वो लंबी रेस का घोड़ा साबित हो सकता है। ऋषभ पंत खुद का फॉर्म उनका आईपीएल में आपने देखा होगा उतना नहीं फॉर्म में थे, लेकिन टेस्ट के वो बहुत ही अच्छे बल्लेबाज हैं और उनकी विकेट कीपिंग भी बहुत ही शानदार है। और जो टैक्टिक्स वो ग्राउंड पे अपनाते हैं, वो उनमें कप्तानी का मादा जरूर है। तो विकेट के पीछे जिस तरह से इंस्ट्रक्शन देते हैं बॉलर्स को, या जिस तरह से सीन क्रिएट करते हैं विरोधी बल्लेबाज को परेशान करने के लिए, वो जरूर मुझे लगता है कि उनमें कप्तान बनने का मानदा है। केएल राहुल ने खुद कप्तानी नहीं लिया आईपीएल में, आपने देखा होगा उन्होंने दिल्ली की कप्तानी उन्हें दी गई थी तो उन्होंने स्वीकार नहीं किया था। तो मुझे लगता है कि केएल राहुल ने मना किया होगा। और लॉन्ग टर्म में अब देखा होगा गंभीर इस वक्त, गौतम गंभीर इस टीम के कोच है, तो उनकी भी सोच मुझे कहीं ना कहीं नजर आती है कि वो एक नई टीम तैयार करना चाहते हैं। इस वक्त भारतीय टीम जो है ना, बदलाव के, या जिसको कहते हैं संक्रमण के दौर से गुजर रही है। हम्म। इस बदलाव में जो सोच मुझे दिखती है चयनकर्ताओं की या कोच की, कि वो एक ऐसे खिलाड़ी को तलाश रहे हैं जो लंबे समय तक भारतीय टेस्ट क्रिकेट को आगे ले जाए। हाँ, जरूर उनकी जो उनकी काबिलियत की एज ए कैप्टन परख नहीं हुई है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की बात करें, खासकर टेस्ट क्रिकेट की बात करें, लेकिन उनकी कप्तानी में आपने देखा हुआ गुजरात पहली बार ही चैंपियन बना था। तो कप्तानी करने का मादा उनमें क्षमता जरूर है। हालांकि इंग्लैंड की जो श्रृंखला है, काफी काफी पूरी टीम के लिए काफी मुश्किल तो नहीं कहूंगा, चुनौतीपूर्ण होने जा रही है। हम्म। क्योंकि अगर हम पिछली श्रृंखला को छोड़ दें, 21 को छोड़ दें, तो भारतीय टीम ने वहां संघर्ष किया इंग्लैंड में। उस टीम ने संघर्ष किया जिसमें विराट कोहली जैसे बल्लेबाज थे, तब भी टीम को संघर्ष करना पड़ा। महेंद्र सिंह धोनी थे उसके पीछे की, अगर हम पीछे जाएं तो। लेकिन अब पूरी की पूरी टीम नई है, एक दो खिलाड़ी और वही इंग्लैंड में खेलने का अनुभव रहा है। मेरे ख्याल से ऋषभ पंत और जसप्रीत बुमराह हैं, इन लोगों को, और रविंद्र जडेजा हैं, इन लोगों पर बागडोर हो गई कि कप्तान को कैसे एक स्पेस दें, एक कैसे उसको मोटिवेट करें, क्योंकि अनुभव बहुत ज्यादा मायने रखता है विदेशी पिचों पे, विदेशी हालात में। तो ये खिलाड़ी उनको सहयोग करेंगे। अब मुझे लगता है कि सहयोग करेंगे कि पूरी टीम को, क्रिकेट एक टीम गेम है, तो जब तक आप एक दूसरे को सहयोग नहीं करेंगे, टीम ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है कि टीम में एकता होनी चाहिए, टीम के खिलाड़ियों के बीच जो माहौल है बिल्कुल खुशनुमा होना चाहिए, तभी रिजल्ट भी देखने को मिलता है। मुझे लगता है शुभमन गिल की अग्नि परीक्षा है, बहुत बड़ी परीक्षा है। डू एंड डाई मैं कह सकता हूँ उनके लिए है। इस श्रृंखला में अगर वह टीम अच्छी करती है, एवरेज भी परफॉर्म करती है, बुरी तरह टीम हारनी नहीं चाहिए। मुझे नहीं लगता कि अब वो ऐसी नौबत आएगी, क्योंकि पूरी टीम टैलेंटेड है, नहीं जरूर है लेकिन टैलेंटेड बहुत ज्यादा टीम है। यशस्वी जायसवाल को आपने देखा होगा, घरेलू टूर्नामेंट में उन्होंने 700 से ज्यादा रन बनाए। अब वो पारी की शुरुआत कर सकते हैं मेरे ख्याल से केएल राहुल के साथ। दुविधा नंबर 3 को लेकर है। नंबर 4 पर तो कल ऋषभ पंत ने ऐलान किया था कि नंबर 4 पर खुद कप्तान आएंगे और हम्म। शुभमन गिल आएंगे, और नंबर 5 पर ऋषभ पंत कह रहे हैं कि वो बल्लेबाजी करें। तो नंबर 3 की अभी खोज चल रही होगी, टीम में मंथन चल रहा होगा, नंबर 3 पर किसे खिलाया जाए। हम्म। तो आपका क्या विचार है संजय जी, नंबर 3 पे साई सुदर्शन को होना चाहिए या करुण नायर को? काफी मुश्किल सवाल है। मेरे ख्याल से दोनों को मौके देख के आजमाना चाहिए। अगर हम्म। पहले साई सुदर्शन को पहले मौका दीजिए, और अगर वे सफल होते हैं तो ठीक है, वरना फिर आप करुण नायर को मौका दीजिए। हम्म। तो अगर अगर हम बात करें संजय जी शुभमन गिल के कप्तानी के स्टाइल के बारे में, तो अभी जॉश बटलर ने कुछ टाइम पहले, मे बी कल या परसों ही कहा था कि उस उनमें रोहित शर्मा का के कामनेस और विराट कोहली के फायर का एक कॉम्बिनेशन है। तो और हम शुभमन गिल को जितना हमने देखा है इंटरव्यूज देते हुए, वो बहुत ज़्यादा काम और क्वाइट लगते हैं, अनलाइक विराट कोहली जो बिल्कुल फायर एंड एग्रो एंड ऑल दैट। तो आपको क्या लगता है कि उनकी कप्तानी की स्टाइल कैसी होगी? आपको आपको इसके बारे में क्या लगता है? मेरे ख्याल से वो ज्यादा एक्सप्रेसिव विराट कोहली की तरफ बिल्कुल एग्रेसिव तो नहीं होंगे। एग्रेशन जो होगा उनको खेल में दिखेगा, उनकी कप्तानी में दिखना चाहिए, जो जो वाजिब है
क्योंकि हर बार जो मैं विराट कोहली के एग्रेशन को बुरा नहीं मानता हूँ। अगर विराट कोहली का एग्रेशन नहीं होता तो कई खिलाड़ी कह चुके हैं कि टेस्ट क्रिकेट को जिंदा रखने के लिए विराट कोहली जैसे एक कैरेक्टर की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, तो उन्होंने कम से कम हम्म। पिछले 4-5 साल को छोड़ दें तो टेस्ट क्रिकेट वो विराट कोहली के परफॉर्मेंस से ऊपर गया, टेस्ट क्रिकेट रोमांचक बनाया। हम्म। और जहां तक शुभमन गिल की कप्तानी की अगर बात कर रहे हैं आप, तो शांत तो है ही है वो। एग्रेशन उनके खेल में मुझे नजर आता है, उनकी कप्तानी में नजर आता है। मैं गुजरात के कप्तानी के बारे में मैं थोड़ा बहुत देखा है मैंने, तो उसमें उनमें एग्रेशन है, लेकिन एग्रेशन वो दिखलाते नहीं है। हम्म। उनके जो टैक्टिक्स है, उनके जो डिसीजन है, उसमें एग्रेशन दिखता है। उसमें मुझे थोड़ी बहुत झलक धोनी की भी दिखती है, धोनी की जो कूलनेस की जो झलक मुझे दिखती है। और सब मिलाकर देखें तो तीनों खिलाड़ियों का है, रोहित शर्मा, विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी की जो मिश्रण है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। अगर तीनों का जो पॉजिटिव वो लेके आगे चलते हैं तो, और उनका खुद का परफॉर्मेंस अच्छा रहता है, टीम को मोटिवेट कर पाते हैं। ये भी जरूरी है कप्तान के लिए कि आपका परफॉर्मेंस कैसा, आपका प्रदर्शन कैसा है। राइट। आप टीम के सामने मिसाल रखेंगे तो टीम भी बेहतर करेगी। टीम को कितना मोटिवेट कर पाते हैं, हम्म। सिर्फ हम्म। क्योंकि बार बार हम कह रहे हैं कि टीम अब सिर्फ स्किल का गेम नहीं है, कोई भी गेम स्किल पर डिपेंड तो करता है, लेकिन अल्टीमेटली जो विनर होता है वो मेंटल मेंटल स्ट्रेंथ से विजयी होता है। हम्म। यही डिफरेंस होता है नॉर्मल खिलाड़ियों में, स्किल खिलाड़ियों और जो मेंटली टफ होते हैं वही हम्म। आगे बढ़ते हैं, वही लीडर होते हैं, वही हम्म। चैंपियन होते हैं। हम्म। ट्रू। अब अब देखिए हम अगर आगे जाएं, जो इंडिया इंग्लैंड की श्रृंखला है, 5 टेस्ट की एक श्रृंखला है ये संजय जी, और हम बहुत ही एक नई टीम के साथ जा रहे हैं। जैसे आपने कहा, यस, टीम में टैलेंट बहुत है, पर अनुभव की थोड़ी कमी है, स्पेशली अगर हम बल्लेबाजी की बात करें। गेंदबाजी में भी थोड़ी बहुत अनुभव की कमी है, जैसे मोहम्मद शामी नहीं है, और अभी बहुत सारे नए तेज गेंदबाज अभी आए हैं, प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंह, बहुत कम अनुभव है। मोहम्मद सिराज भी थोड़े कुछ साल से खेल रहे हैं, बट वो उनके पास भी इतना ज़्यादा अनुभव नहीं है, बट हाँ उन्होंने इंग्लैंड में अच्छा किया जो लास्ट टाइम हम गए थे। तो अब ओवरऑल टीम को कितना चांस देते हैं, और क्या लगता है कि क्या होगा इस सीरीज में? देखिए, सुनील गावस्कर का स्टेटमेंट मुझे बार बार याद आता है। उन्होंने कभी कहा था कि आपको टेस्ट मैच या मैच बॉलर्स जिताते हैं, बैट्समैन नहीं। तो मेरे ख्याल से भारतीय जो बॉलिंग यूनिट है वो पिछले 3-4 साल, 5 साल की अगर बात करें तो जबरदस्त परफॉर्म किया। और जसप्रीत बुमराह की जो बॉलिंग है और जो उनका लीडरशिप है बॉलिंग में, उससे भारतीय टीम को बहुत ज्यादा फायदा होगा। और दोनों ही टीमों के बीच जो अंतर है वो जसप्रीत बुमराह साबित होगी। पिछले साल के वे सर्वश्रेष्ठ टेस्ट बॉलर रहे थे आईसीसी के। तो मुझे लगता है कि जसप्रीत बुमराह एक जो डिसाइडिंग फैक्टर होगा दोनों टीमों के बीच में, जो दोनों हम्म। टीमों को अलग करेगा, वो जसप्रीत बुमराह होगा। लेकिन वो कितने टेस्ट में खेल पाते हैं ये भी देखने की बात होगी। मोहम्मद सिराज से काफी मुझे उम्मीद है इस बार। हम्म। आकाशदीप भी है टीम में, वो भी इंग्लैंड की परिस्थितियों में अच्छा कर सकते हैं। और हमारे स्पिनर्स, जैसा कि हम डिपेंडेंट रहे हैं, कुलदीप यादव है हमारी टीम में। तो कुल मिलाकर मैं देखता हूँ कि बॉलिंग यूनिट ठीक है, मजबूत है। असली परीक्षा बैट्समैन की है। तो अगर हम देखें संजय जी, पिछले 2007 से हम जीते नहीं हैं। बहुत बहुत अच्छे प्लेयर्स और टीम्स आई हैं इंडिया से इंग्लैंड में। 2011 में हम 4-0 से हारे, 2014 में महेंद्र सिंह धोनी के कप्तानी में हम बुरी तरह से हारे, फिर 2018 में भी हम हारे, और 2021 में हमने सीरीज को ड्रॉ किया। तो आपको आपको लगता है कि इतने सारे महान जो हमारे हमारे प्लेयर्स रहे हैं, वेरी गुड टीम्स पास में रहे हैं, वो नहीं जीत पाए हैं, तो इस टीम को आप मानेंगे कि जीत सकते हैं? और देखिए, क्रिकेट चमत्कारों का भी खेल कहा जाता है। आपको याद होगा 2007 में जब वर्ल्ड T20 के लिए कप्तानी सौंपी गई थी महेंद्र सिंह धोनी को, तो सारे खिलाड़ी ऑलमोस्ट सब नए थे। हम्म। नए खिलाड़ियों के साथ ये होता है कि उन्हें परफॉर्म करना है, उनके ऊपर कोई मेंटल बोझ नहीं है, हम्म। उनका कोई पुराना रिकॉर्ड नहीं है कि उसको बराबरी करनी है, उससे आगे निकलना है। उनको जाकर सीधे परफॉर्म करना है। और कई बार वे जो नए खिलाड़ी होते हैं ना, वो खुलकर परफॉर्म करते हैं। दूसरी हम्म। बात, उनके लिए एक चुनौती ये भी होती है कि उन्हें अपनी टीम में जगह पक्की करनी होती है। हम्म। तो वो अपना
बेहतर से बेहतर देने की कोशिश करते हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत ही ज्यादा चुनौती पेश करेगी भारतीय टीम, जो नई टीम है वो इंग्लैंड के सामने। इंग्लैंड के लिए भी आसान नहीं होगा, हालांकि अपने जमीन पर खेल रहे हैं, अपने पिच पर खेल रहे हैं, हम्म। लेकिन जो भारतीय टीम है काफी चुनौती पेश करने वाली है। और नए खिलाड़ियों से ही खासकर उनको सावधान रहने की जरूरत है। हम्म। यशस्वी से जायसवाल खासकर, उनसे केएल राहुल जबरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं, खुद कप्तान शुभमन गिल हैं, हम्म। और ऋषभ पंत की बल्लेबाजी टेस्ट में जबरदस्त रही है। हम्म। मैं इन सारे खिलाड़ियों से उम्मीद कर रहा हूँ कि अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिलेगी। और बॉलिंग में जसप्रीत बुमराह से मुझे सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं। हम्म। मोहम्मद सिराज हैं, आकाशदीप हैं, अर्शदीप सिंह से भी मुझे काफी उम्मीदें हैं। हम्म। इंग्लैंड की पिचेस कैसी रहती है उस पर डिपेंड करता है। कुलदीप यादव तो हर पिच पर बॉलिंग करने के लिए तैयार हैं, अच्छी हम्म। बॉलिंग करते हैं। तो मुझे लगता है कुल मिलाकर मुकाबला जबरदस्त होगा। 60-40 मैं कह सकता हूँ, 40 इंडिया को देता हूँ, 60 इंग्लैंड को। तो खुलकर खेलेगी टीम, खुल क्योंकि सब नए खिलाड़ियों को अपनी जगह पक्की करनी है, उनके ऊपर कोई मेंटल प्रेशर नहीं है, मेंटल बोझ नहीं है। मैं कहूँगा प्रेशर तो होगा ही, पीछे का कोई बैगेज जिसको बोलते हैं ना, मेंटल बैगेज उनके दिमाग पे नहीं होगा, और राइट। खुलकर खेलने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी। आपने हमें समय दिया इस चैनल पे, और इसी के साथ ये इंटरव्यू ख़त्म होता है। और मैं आशा करता हूँ संजय जी कि एक बार फिर से आपको मैं बुला पाऊँ इस चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। मैं, जैसे कि मैंने पहले बताया, मैं लिखने में ज्यादा बेहतर खुलकर महसूस करता हूँ, बोलने में थोड़ा बहुत मुझे उतनी मुझे लगता है कि कॉन्फिडेंट मैं नहीं हूँ। नहीं कर। तो फिर भी मैंने कोशिश की है आपके सवालों का जवाब देने की। बिल्कुल मुझे बिल्कुल, बुलाने नहीं के लिए संजय बहुत जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत ही खुल के आपने जवाब दिया है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और until the next time, from the SNS Cricket Diaries, everyone please take care. Bye. थैंक यू।